आगे बढ़ेंगे हम लोग। चुप रहो अब। चलिए, तो था चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन हम लोग देखेंगे आगे क्या हो सकता है। अभी 4-5 दिन और लगेगा। फिलहाल देखिएगा, तो आपने कल पढ़ा था कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक तो आपने सबसे पहला पढ़ा था सैकरिन। सैकरिन देखिएगा, सैकरिन क्या है पहले समझ लेते हैं। सैकरिन तो ये एक्चुअल में कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? जो स्वाद में मीठे लगते हैं लेकिन शर्करा मान शून्य रखते हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं, उसको कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उसमें सैकरिन था, नेक्टेरिन था और एक साइक्लोमेट था। तो सबसे पहला यह क्रिस्टलीय या रंगहीन पदार्थ है। रंगहीन पदार्थ है। दूसरा, यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा, इसका गलनांक 497 केल्विन होता है और यह शर्करा से 300 से 500 गुना अधिक मीठे होते हैं। फिर से एक बार, यह रंगहीन पदार्थ है, यह क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक 497 केल्विन होता है और यह शर्करा से 300 से 500 गुना अधिक मीठे होते हैं। कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी लिखो। तो यह रंगहीन पदार्थ है। यह रंगहीन पदार्थ है। यह रंगहीन पदार्थ है। यह क्रिस्टलीय ठोस है। यह क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 497 केल्विन होता है। इसका गलनांक 497 केल्विन होता है। यह शर्करा से यह शर्करा से 300 से 500 गुना, यह शर्करा से 300 से 500 गुना अधिक मीठा होता है। हो गया? चलो, सैकरिन के बाद साइक्लोमेट। साइक्लोमेट 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 क्या है? तो पहला तो ये वही, यह रंगहीन पदार्थ है। दूसरा, यह क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक तो है नहीं, तो इसमें तो है नहीं। तो एक्चुअल में या मधुमेह या डायबिटीज के रोगी के लिए, या इसका उपयोग डायबिटीज समझते हो? मधुमेह जिसमें चीनी की बीमारी जिसको कहते हो, मधुमेह रोगी करते हैं। और यह शर्करा से 7100 गुना अधिक मीठा होता है। 7100 गुना अधिक मीठा होता है। फिर से सुने, यह रंगीन पदार्थ है या क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग डायबिटीज के रोगी करते हैं और यह शर्करा से 7100 गुना क्या है? अधिक मीठा है। लिख लो, जल्दी से लिखो। तो लिखो, यह रंगहीन पदार्थ है। यह रंगहीन पदार्थ है
लिखो या क्रिस्टल ये ठोस है, या क्रिस्टल ये ठोस है, लिखो इसका उपयोग डायबिटीज के रोगी करते हैं, इसका उपयोग डायबिटीज के रोगी करते हैं और यह शर्करा से 7100 गुना अधिक मीठा होता है। यह शर्करा से 7100 गुना अधिक मीठा होता है ना। अब आगे है नेक्टरीन। नेक्टरीन, नेक्टरीन है हो गया। या वही रंगहीन क्या है पदार्थ है, या क्या क्रिस्टलीय ठोस है। इसका अधिक सांद्रता होने पर, अधिक क्या सांद्रता होने पर यह कड़वा हो जाता है। यानी यदि अधिक मात्रा में इसको मिला दिए तो मीठा की जगह ये कड़वा हो जाएगा, ये गला खराब कर देता है पूरा, है ना। ज़्यादा मात्रा में यूज कर लोगे तो गला ही खराब कर देगा, बोलने में दिक्कत होगा और ये सब। या चीनी से 50,000 गुना या शर्करा से 50,000 गुना अधिक मीठा होता है। 50,000 बहुत ज़्यादा हो गया। इसका एक बूंद डाल दोगे तो अच्छा, मतलब 2-3-4 बाल्टी को भी ये क्या है मीठा कर देगा, है ना, इतना ज़्यादा है। तो नेक्टरीन क्या यह रंगीन पदार्थ है या क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी अधिक सांद्रता स्वाद में क्या हो जाती है, कड़वा हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में मिला दिए, पता चला कि कड़वा हो गया। और इसका क्या है, यह शर्करा से कितना 50,000 गुना अधिक मीठा होता है। लिख लो ना, लिखो या रंगीन, या रंगीन, या रंगीन क्या पदार्थ है, या रंगीन पदार्थ है। आगे या क्रिस्टलीय ठोस है, या क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी अधिक सांद्रता स्वाद कड़वा कर देती है। इसकी अधिक सांद्रता स्वाद कड़वा कर देती है। इसकी अधिक सांद्रता स्वाद कड़वा कर देती है। और यह शर्करा से, यह शर्करा से 50,000 गुना, यह शर्करा से 50,000 गुना अधिक मीठा होता है। यह शर्करा से 50,000 गुना अधिक मीठा होता है। अब साबुन तो वैसे पृष्ठ रसायन चैप्टर में पढ़ाया ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं साबुन के बारे में। कौन, बिल्कुल तो कौन शरबत वरबत बनाता है तो चीनी तो महंगा पड़ जाएगा। तो जितना कोल्ड ड्रिंक है यदि उसमें चीनी मिला दिया जाए तो जानते हैं उसका दाम हो जाना चाहिए 200 रुपये। चीनी जो महंगा पड़ेगा। हाँ, तो चॉकलेट वॉकलेट भी जो खाते हो चॉकलेट ये सब चीनी रहेगा तो कैसे काम चलेगा। चीनी तो बहुत महंगा हो जाएगा। नेक्टरीन सस्ता मतलब नॉर्मल होता है। इसका मान लो महंगा भी 100 रुपये किलो ही। 100 तो कम ना यूज होता है भाई। बंद कर दो तो थोड़ा धोवे लगभग बस समझ में आ जाती। साबुन क्या है, फिर सुने एक बार।
उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से एक बार, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहा जाता है। देखो साबुन क्यों उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल रहे हैं, देखो इसमें कितने कार्बन होते हैं, C17H35 COO Na, सोडियम लवण है ये, कितना उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। उच्च क्यों है, 17 कार्बन है इसमें और एक 18 कार्बन, तो इसलिए इसको कहा जाता है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को या पोटासियम लवण को, इसका जगह पोटासियम भी यूज किया जा सकता है, को क्या कहते हैं हम, साबुन कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो है ये है, सोडियम, नाम इसका होगा सोडियम अस्टियरेट, है ना। उसी तरह से C15H31 COO Na, इसका नाम होगा सोडियम पॉमिटेट, सोडियम पॉमिटेट। और आगे देखो एक और है C17H33 COO Na, इसका नाम होगा सोडियम ओलिएट। आप तीनों में आप क्या खासियत देखे हो कि तीनों का जो ये कार्बन की संख्या है वो बहुत हाई है, इसीलिए इसको कहा जाता है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम अम्ल को क्या कहते हैं, पोटासियम लवण को क्या कहते हैं आप, साबुन कर। लिखो लिखो तो लिखो, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के याद 19 क्वेश्चन हो गया तुम लोग से, तभी अब आगे क्लास लेंगे, नहीं तो छुट्टी। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल से के सोडियम या पोटासियम लवण को, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। हो गया, कॉपी कर लो। क्या आगे से आपका सेवा क्या हो गया, समाप्त हो गया। हो गया, क्या तुमको नहीं दिखाया था, रतौंधी हो गया, रतौंधी तो हो गया, रात हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस। हो गया, बूढ़ा आँख नहीं हो गया तुम्हारा, कहाँ से दिखाई देगा तुमको ना। कोटा का पानी पी पी के आँख खराब कर लिया है, समझा। यहाँ लोटा लेके घूमने आया है। हाँ, हम इससे भी अच्छा हल्ला क्या कर देगा। चलो हो गया, आगे बढ़ें। तेरी साबुन के प्रकार, साबुन के प्रकार, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जरा देख ले, खाली हम बता दे, मतलब लिखा देंगे, यूज बता देंगे लेकिन लिखाएंगे नहीं, वो अपना ध्यान रखो। साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप। तो साबुन के निम्नलिखित प्रकार है। पहला प्रसाधन साबुन, प्रसाधन साबुन तोड़ देगा आज क्या है। जैसे हम लोग यहाँ ना गिर जाएगा तो टॉयलेट सॉप,
टॉयलेट सॉप हो गया। दूसरा मेडिकेटेड साबुन, मेडिकेटेड साबुन उपयोग बताएंगे ना, ऑल बॉल फुटबॉल नहीं हो जाता। मेडिक हम बताएंगे। टॉयलेट सॉप मतलब जो नहाने वाला साबुन, उसको कहते हैं टॉयलेट सॉप। मेडिकेटेड मतलब दवाई वाला, जो घाव घोसड़ा सब ठीक करता है, समझा। पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सॉप, चौथा शेविंग साबुन, शेविंग क्रीम, शेविंग साबुन, शेविंग सॉप। पांचवा जल में तैरने वाले साबुन, जल में तैरने वाले साबुन, सोप। तोड़िए देगा क्या, दैट फ्लोट्स, मकान मालिक का जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ हैं, गिर जाएगा तो मकान मालिक तो वो अपना समझे। तोड़ने से गिरेगा तो तुम नहीं जाओगे, तोड़ा है तो चलो हो गया। क्या पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, अभी छुट्टी कहाँ हुआ, अभी तो चलो। हाँ ये बात है, देखो मुंबई में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे जैसे है ना, मेरे गोतिया में ही, मेरे बगल में ही रहते हैं। हाँ तो वही मेरे गोतिया में है, तो गोतिया में दोस्त नहीं रहता है, चचरा भाई दोस्त नहीं रहता है, तो मेरे गोतिया में है, बगल में ही रहते हैं, तो वो मुंबई में रहते हैं। और देखो बनाने के साथ सब कुछ, तो 2 फ्लैट हम यूज, तो तीसरा चौथा में बोले कि लगाएंगे ये, एक तो हम देते हैं दोनों का जो है, 2 ऊपर बना रहे हैं। अच्छा कुछ दिन में ऐथो नहीं तो दिखा दो, मतलब फेसबुक तो नाम बताएंगे, बहुत अच्छा, मतलब चलो रे नूनू चुप रहो, चलो हो गया। क्या रे मास राजा, प्रसाधन साबुन किसे कहते हैं, तो वैसा साबुन जो नहाने धोने इस समय काम आता है, उसे प्रसाधन साबुन कहते हैं, है ना। यानी नहाने में और हाथ पैर धोने में प्रसाधन साबुन कहलाता है। उसी को कहते हैं टॉयलेट सॉप। मेडिकेटेड सॉप होता है जब कुछ विशेष, जैसे मार्गो हो गया, डिटॉल हो गया, या ये सब जो है, जो हाँ सेवलॉन भी बोल सकते हो, ये सब जो सॉप है वो मेडिकेटेड सॉप होता है। ये सब लिखाने की जरूरत तो नहीं, नाम नहीं पता। पारदर्शी सॉप किसे कहते हैं, साबुन, तो जो पारदर्शी साबुन सबसे अच्छा साबुन होता है सब में, और ये काफ़ी महंगा मिलता है, 1000-1500 रुपया तो इसका दाम ही रहता है। पारदर्शी पियर्स ये सब हो गया नॉर्मल साबुन, पियर्स बोल सकते हैं। हाँ तो 700-800 का साबुन आता है सब। हाँ नहाने में होता है और क्या होता है। अच्छा तुमको क्या लगता है कि जो एक्ट्रेस या एक्टर जो यूज करता होगा साबुन, वो 25 और 50 रुपया 100 रुपया वाला होगा, वो ऐसे नहीं देता है, तब वो यही पारदर्शी साबुन है। तब एक अब हम लोग जब पढ़ते तो 700 रुपया मिलता था, अभी तो हमको लगता है 1500-1600 रुपया मिलता होगा। शेविंग साबुन, तो शेविंग में जो यूज होता है, दाढ़ी वाड़े बनाने में यूज होता है, उसको शेविंग साबुन। जल में तैरने वाले साबुन, कुछ ऐसे भी साबुन जल में तैरने लगता है। ऐसे बेसिकली साबुन डूब जाता है पानी में, लेकिन उसको खूब पीट दो डंडा से और हवा संपीड़ित कर दो उसके अंदर, तो वो फिर वो क्या है, चुर तो नहीं होगा, चुर पीटने से तो होगा ही ना, उसमें किसी तरह से हवा
संपृक्त कर दो तो वो पानी में तैरने लगेगा, उसको कहते हैं जल में तैरने वाले। कॉपी करो जल्दी, हो गया? ठीक, बाजार में नहीं मिलेगा, सब बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो, तो लिखो ना, तो एक और ने लिखा है, लिखो तो एक और मिटाइए दी प्रसाधन साबुन, अस्कर ले लो, तो देख लो पीछे पीछे होकर के, जल्दी करो, समय तुम 2 मिनट बर्बाद कर दिया फालतू। समझ रहा था, इसमें क्या नाम है, तो इसका ये मेडिकेटेड साफ लग रहा है कि दवाई वाला होता है साफ। पारदर्शी मतलब लग रहा है कि हाँ अच्छा साबुन है। पारदर्शी सेविंग, दाढ़ी बनाने में, जेल में चढ़ने जो पानी, वो टॉयलेट सॉप नहीं होता है, वो टॉयलेट सॉप नहीं होता, बर्तन वो अपमार्जक होता है, उदासीन अपमार्जक। पढ़ाएंगे अभी तुरंत, अब आने ही वाला है, आ गया, सब्र करो, सब आएगा धीरे धीरे। 11 वाला ऐसा करेगा, 11 वाला ऐसा नहीं करता है, जो होशियार थोड़ा रहेगा, मतलब पढ़ रहा है परमाणु संरचना, अब पूछेगा सर वो sp3 प्रसंकरण कैसे हो गया, हमने वहाँ आई तो तब नहीं, तो दैनिक जीवन में रसायन, ये तो हो गया। अपमार्जक बीच बीच में चला जाता है, ये गायब हो जाता है नेटवर्क। अपमार्जक, डिटर्जेंट, तो अपमार्जक किसे कहते हैं? परिभाषा बड़ा आसान है कि वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो, आर्द्रता गुण हो, चिपचिपा गुण, ये उसके बाद परिक्षेपण गुण हो। परिक्षेपण मतलब, परिक्षेपण गुण याद होगा, हम पृष्ठ रसायन पढ़ाए थे। विलय क्या होता है, दोनों घुल जाता है। परिक्षेपित कण और परिक्षेपण माध्यम घुलता नहीं, एक दूसरे से क्या होता है, अलग रहता है। तो उसमें परिक्षेपण गुण रहे, सिर्फ पानी मिलाते हो तो क्या दोनों मिल जाता है? नहीं मिलता। और पायसीकरण गुण, पायस किसे कहते हैं, याद है कि कोलाइड, वो क्या है, वैसा कोलाइड विलयन जिसमें दोनों दो द्रव हो और दोनों अमिश्रणीय द्रव हो, जैसे तेल पानी, उसको पायस कहते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जल में तेल, तेल में जल। पृष्ठ रसायन पढ़ो यार, उसमें है पढ़ाए हुए हैं। खाली पबजी खेलने में ये क्या है, मत लगा दो अपना डेटा। पृष्ठ रसायन शब्दों ने सुना है लोग, जिसमें आर्द्रता गुण, परिक्षेपण गुण एवं पायसीकरण गुण। पायसीकरण तेल पानी मिलाओगे मिलेगा, क्या कहलाता है? पायस। दूध क्या है? पायस का एग्जाम्पल है ना। पायसीकरण गुण, बस इतना बिजी रोड है ना, जितना जवाब नहीं, कल शोर मचाते रहता। वैसा पदार्थ जिसमें आर्द्रता गुण, परिक्षेपण गुण एवं पायसीकरण गुण उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक का गुण में क्या देखोगे आप कि अपमार्जक पहले तो हाथ में लो चिपचिपाने लगता है, आर्द्रता गुण है ना। उसको पानी में डालो तो पानी के साथ वो मिलता घुलता नहीं है ना। वो पानी अलग, सर्फ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो परिक्षेपण गुण है, वही आपका क्या हो जाता है? पायसीकरण गुण है। उसमें दो द्रव का मिश्रण, जिनमें दोनों द्रव एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? C18H35SO4Na। इसका नाम हो गया सोडियम लॉरिल सल्फेट। ऐसे देख लेना इसमें थोड़ा, सोडियम लॉरिल सल्फेट है ना, सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, सब एक साथ लिख देते हैं, आराम से नोट कर लेना, समझ गए। नंबर 1 धनायनी अपमार्जक, लास्ट टॉपिक में आ गए हम लोग। धनायनी अपमार्जक, इसको क्या कहते हैं? धनायनी को कैटायनिक डिटर्जेंट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऋणायनी अपमार्जक। क्या हो गया इसका? इसका हो गया एनायनिक डिटर्जेंट। और तीसरा होता है
सीन उदासीन क्या डिटर्जेंट। अब जरा टिप्पणी कर दे सब पर। पहले अपमार्जक क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें कौन आर्द्रता गुण हो, परिक्षेपण यानी परिक्षेप, पानी अलग सर्फ अलग, ऐसा होता है ना, तो आप उसको कहते हो अपमार्जक। तीनों गुण होता ये कि अनायनिक होता है। धनायनिक अपमार्जक का उपयोग कपड़ा उपड़ा धोने में होता है ना। उसके बाद कपड़ा उपड़ा धोने ये सब में आपका धनायनिक अपमार्जक होता है। शैम्पू यानी जितने भी तरल अपमार्जक हैं, तरल अपमार्जक वो सब आपका कौन है, ऋणायनिक अपमार्जक, जिसमें शैम्पू उम्पू बनता है। इस अनायनिक अपमार्जक में बर्तन धोने वाला जो साबुन है वो अनायनिक अपमार्जक, याद रहेगा ना। क्या क्या बोले, धनायनिक अपमार्जक में कौन सा अपमार्जक आता है कपड़ा धोने में। अब वो एक आगो याद हो तो लिख देना उसमें एग्जाम्पल। ऋणायनिक अपमार्जक में जितना भी शैम्पू है ना, लिक्विड, उसको बोल सकते हैं तरल अपमार्जक, बर्तन धोने वाला अपमार्जक। बस हो गया, कॉपी कर लो, बस लिख लो जल्दी से। बस चैप्टर फिनिश हो गया। अब शुरू करते नया चैप्टर। बेहोशी कारक नाम का कुछ पदार्थ पढ़ाए थे ना, स्टैटिक अच्छा पढ़ाते हैं। बेहोशी कारक किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग बेहोश करने में किया जाता है उसे बेहोशी कारक कहते हैं। लेकिन उसका इंग्लिश में नाम बड़ा ये धांसू है, एनास्थेटिक्स है ना। प्रावस्था एक होता है, ठोस द्रव गैस, स्टेट इंग्लिश दोनों का स्टेट होता है। हिंदियों ने जानते हो, केमिस्ट्री वाला टीचर से हिंदी पूछता है, लिखा सर अवस्था प्रावस्था में क्या अंतर। न हिंदी समझता है बढ़िया से, न इंग्लिश समझता है बढ़िया से। इंग्लिश तो जीरो समझता है, हिंदी भी नहीं समझता है बढ़िया से। लग रहता है ना, नहीं समझ पाता है। मतलब लिखाए थे कि ऑक्साइड में परिणित कर दिया जाता है। बताइए, परिणित मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तित कर दिया जाता है। अच्छे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो तुम। अपना फन का चलन हमसे छूटा। हिंदी है, हमको हिंदी सब। तो बेहोशी कारक के रूप में डाइथाइल ईथर का यूज किया जाता था पहले। अब उसके जगह यूज किया जाता है प्रोकेन नाम का एक इंजेक्शन आता है, प्रोकेन। कोई इंजेक्शन वाला काम का कंपाउंडर है कोई नहीं। एक आगो लड़का है जो कंपाउंडरी करता है, तुम करता है रे, तो नहीं बोले उसी को कहते हैं क्रांतिक ताप। जहाँ पृष्ठ स्थान में सब पढ़ाए हुए हैं, सब बोले हुए हैं कि क्यों ऐसा होता है। क्रांतिक ताप है ना, वहाँ लिखा है, वहाँ पढ़ो। में नेट बर्बाद कर देगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, स्किप कर करके पढ़ो। रहता 5 मिनट 3 मिनट, ठीक है। तो शॉर्टकट इसलिए तो वो पूछे कि पायस क्या है तो जनमेन करता है। शॉर्टकट देखो, खाली वो जहाँ लिखाते हैं ना वहाँ लिखता है, बस वो करके लिख लेगा। बाबा के सब हो गया, चलो हो गया, बढ़ो आगे। बेहोशी कारक, चलो एक बताइए। बेहोशी कारक एनास्थेटिक्स। बेहोशी कारक किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग बेहोश करने में किया जाता है उसे बेहोशी कारक कहते हैं। इसका बड़ा ही अच्छा इंजेक्शन था पहले, डाइथाइल ईथर। अब नहीं, आपको यूज नहीं किया जा रहा। अब इसके जगह पर प्रोकेन नाम का इंजेक्शन यूज किया जाता है, डाइथाइल ईथर है ना। अब इसके जगह पर कौन, प्रोकेन नाम का यूज किया जाता है, प्रोकेन, ठीक है। इसको बेहोशी या इथाइल क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का यूज बड़ा मुश्किल है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके यूज से ज़्यादा समय तक में आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए यूज नहीं किया जाता है। कहाँ डॉक्टर यूज करता है क्लोरोफॉर्म का, भाई डॉक्टर नहीं करते हैं। डॉक्टर यूज करते हैं, पहले ये यूज करते हैं, आज प्रोकेन यूज करते हैं। प्रोकेन यूज करते हैं बेहोश करने के लिए, ना कि क्लोरोफॉर्म यूज कर देते हैं।
माल झाड़ देता है तो उससे बेहोश रहता है, वो क्या है? हो वही क्लोरोफॉर्म रहता है, वो डाइट है, इथर भी लगा सकते हो तुम। चलो हो गया। बेहोशी कारक किसे कहते हैं बोलो? वैसा रासायनिक पदार्थ। लिखो रे बकलोल, मतलब बच्चों लिखो, लिखो वैसा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है, उसे बेहोशी कारक कहते हैं। कल कितना बजे टेस्ट है याद रहेगा? 6 से 8, 8 से 10। क्वेश्चन को हम लोड कर देंगे 10 बजे के बाद ऑनलाइन, आप लोग भी देखिए। और अब हर सप्ताह आपको टेस्ट के रूप में एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनाते चलिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन में हम ये कर देंगे, सेंड कर देंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो कर देंगे जो बोल रहे हैं हम, बस समझ गए। बाकी ठीक, जिसको देखना होगा उसमें भी देख सकते हैं। तो मेरे पास दिक्कत ये हो गया कि मेरा लैपटॉप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, एंड देन अब मेरे पास समस्या ये है कि हमको हाथ से लिखना पड़ेगा। यही कारण है कि आज 6 बजे के बाद क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि बैठ के हमको क्वेश्चन तैयार करना है। 7 बजे के बाद दिमाग एकदम नहीं काम करता, इसलिए फोटोस्टेट नहीं दे पाते। ये तो खड़ा रहते रहते एड़ी दर्द करता है मेरा। हाँ, चेला रख लो, चेला, चेला हम ही को, मेरा ही गुरु हो जाता है हमारा। चलो हो गया, हम यूँ कहेगा कि चेला। चलिए अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर था वो सब। इसका हर एक टॉपिक, इसका हर एक टॉपिक आपका ये VVI है, समझ गए? तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम के सिद्धांत एवं प्रक्रम। मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे से एक को बाहर नहीं भागेंगे इसमें। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है? भाषणबाजी करे क्या? अच्छा रहने दो, ठीक है, लेक्चर दे देते हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण। इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सबसे पहले अयस्क यानी खनिज को निकालेंगे खनन के द्वारा। फिर खनन के द्वारा उसके बाद क्या, अयस्कों का सांद्रण करेंगे, अयस्क के रूप में उसको लाएंगे, अयस्क को सांद्रण करेंगे, सांद्रण के बाद निष्कर्षण करेंगे, निष्कर्षण के बाद शुद्धिकरण करेंगे। ये 4 प्रोसेस उसमें यूज होगा। यानी सामग्री लाएं बाजार से, सामग्री को धोएं, धोने के बाद हवन हुआ, हवन के बाद शुद्धिकरण होगा। बस ये चैप्टर इतना दिन ही चलेगा जितना दिन है, बोले हम। सबसे पहले सामग्री निकालेंगे, खनिज उनिज जानेंगे, खनिज क्या है, अयस्क क्या है ना, कौन सा तत्व संयुक्त अवस्था में होता है, कौन सा स्वतंत्र अवस्था में होता है, गैंग क्या है, वो सब तो बात की बात है। फिर अयस्क जानेंगे, धातु का अयस्क क्या है, फिर उसका सांद्रण करेंगे, जो सब में पढ़ा रहे हैं, सांद्रण हो गया। फिर उसके बाद सांद्रण करने के बाद निष्कर्षण में आ जाएंगे, फिर निष्कर्षण के बाद शुद्धिकरण करेंगे, और उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी तरह से जितना दिन लगे क्या है। तो सबसे पहले हम तत्व जानिए कि जितने भी तत्व हैं या धातुएं हैं, सब भूपर्पट्टी में पाई जाती है। भूपर्पट्टी मतलब दी अपर लेयर ऑफ क्रस्ट, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। सब धातुएं लगभग धातुएं जितने हैं सब भूपर्पट्टी में पाया जाता है। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, जो कम क्रियाशील होते हैं। ये सब पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के। और जो बहुत अधिक क्रियाशील है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब संयुक्त अवस्था में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और वही फिर अयस्क, कुछ ऐसे भी धातु है जो सल्फाइड क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, जैसे लोहा हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ना, आपका एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट है या क्रायोलाइट है, या फिर आपका क्या है बोलते हैं, और भी ये जिंक है, जिंकाइट हो गया या जिंक ब्लेंड हो गया, सल्फाइड
है ये सब अयस्कों के रूप में संयुक्त अवस्था में क्या होते पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। उसमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो धातु है वो है आपका सोना। एग्जाम में कई बार आया है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो आपका उत्तर सोना होना चाहिए। लेकिन वो अभी नहीं चलेंगे, उस पर हम एक टॉपिक करेंगे, उपलब्धता। उस उपलब्धता टॉपिक में ये सारे का सारे ये जो है बातें बताएंगे। फिलहाल हम लोग आ गए हैं, है ना, हम लोग आ गए हैं क्या तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत के प्रक्रम में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग खनिज, खनिज मिनरल्स, MINERALS। खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे, जैसे लोहा खनिज है नहीं है, या फिर एल्युमिनियम खनिज है, या जिंक है, या कॉपर है, या फलना है, या ढकाना है, या चिल्ला है जो है, तो खनिज किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। फिर से एक बार बोलो, वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, जो भी खोद के प्राप्त किया जाता है सब आपका क्या है? खनिज। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त, जैसे कि क्या है? लोहा, जैसे कि क्या है? सोना, चांदी, लोहा, या फिर आपका हो गया एल्युमिनियम, एल, या फिर जिंक। पीतल धातु है रे, हाँ पीतल धातु है, मिश्र धातु है वो। चलो हो गया। खनिज किसे कहते हैं बोलो? क्या बोले? वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है उसे, यानी उसको क्या है? खोद के खान के उसको निकाला जाता है, उसको आप कहते हो क्या? खनिज। लिखो ना, 2 लाइन लिखो, कहते मत माथा खराब करोगे। लिखो, क्या लिखे? वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा, वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। वैसा पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखिएगा। हाँ क्या बोला? कोई सुटेबल हाँ ओके, किताब का यूज़ नहीं ना करते हैं, उसको हम अपने भाषा में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मैं देखो जितना भी होगा सब सरल एकदम आसान होगा, एक बार पढ़ोगे याद रहेगा। हाँ तो बोला हमका किताबी भाषा का यूज़ नहीं करते जल्दी। उसको यदि हम मान लो ये है तो 2-4 बार पढ़ के उसको अपने मतलब पहले पढ़ें, फिर उसको घुसाएं, सोचें, अपने भाषा में उसको कन्वर्ट की। हमको याद करवा देंगे, कहेंगे उसको बोलते हैं। चलो हो गया। अयस्क जैसे देखो, ऐसा नहीं है कि हर समय किताब का भाषा ये मुश्किल ही होता है, लेकिन कुछ मुश्किल होता है ना। अब अयस्क इसका तो देखो किताब में यही है कि वैसा खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। कभी सोचे हो कि अब ये जो है लोहा का क्या अयस्क है? लोहा का क्या बोले? जो लोहा है, लोहा का क्या बोले क्या बोलियोगे? लोहा का जो है अयस्क कौन कौन है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडराइट है ना। लेकिन उससे जो लोहा का निष्कर्षण किया जाता है भैया, हेमेटाइट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक होता है और साथ ही साथ कम खर्च भी लगता है ना। बढ़िया क्वालिटी का लोहा भी निकलता है, बहुत अच्छा। डलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, नहीं रे पढ़ाएंगे सब, एक इस चैप्टर में सब पढ़ाएंगे। तो पहले अयस्क किसे कहते हैं? वैसा क्या क्या बोले? वैसा क्या? वैसा पदार्थ बोलो, वैसा खनिज जिससे क्या लोहा का, जिससे अयस्कों का
निष्कर्षण, अरे यार जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा पदार्थ जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। फिर से बोलो एक बार, इसमें बोलना है लेकिन अच्छा चैप्टर है क्या? फिर से एक बार, वैसा खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? सर इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाइएगा? अभी शुरू हुआ है, ये के अनिल कुमार पठान है। फिर से हाँ, वैसा खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क। एक काम कीजिए ना, आप कमेंट में लिखिए, धाए धाए सब परिभाषा लिखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए कमेंट में, कौन लिखेगा? फिर से एक बार क्या बोले? वैसा खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अच्छा, बस एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट भी है, केओलिनाइट भी है, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, अच्छा क्रायोलाइट भी है। लेकिन जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण का बात आता है तो हम बॉक्साइट का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? बॉक्साइट से आसानी से निकलेगा भी, गर्म करेंगे ऑक्साइड बाहर हो जाएगा एल्युमिनियम को, फिर धोएंगे, जो भी करना है एल्युमिनियम निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या बोले कि क्या बोले उसके बाद देखो ना, वायु का निष्कर्षण लिख दिया है अयस्क का निष्कर्षण के जगह। कौन लिख कमेंट में पढ़ो तो बोलने में गड़बड़ हो जाता है। क्या बोले? वैसा क्या बोल रहे थे? वैसा खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण, जैसे हेमेटाइट Fe2O3, जैसे बॉक्साइट साइड नहीं साइट Al2O3 इंटू 2H2O है ना, जैसे जिंकाइट ZnO। बस हो गया। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा खनिज जिससे लोहा का निष्कर्षण, जिससे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च एवं, हाँ लिखो अब। तुमको देखो एक आशीर्वाद दे रहा है झकास सौरभ विकास के, वही पता सुखवा। लिखो क्या लिखे? वैसा खनिज अभी थोड़ा ब्लॉक कर दो रे साहब, बज दो। सौरभ का आवाज़ नहीं आ रहा है सर, बोलो क्या बोले? वैसा खनिज लिखा जिससे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में किया जाता है। सुगमता पूर्वक एवं क्या कम खर्च में किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। कॉपी कर लो। आज सेशन का क्लास नहीं होगा, आशा में मत रहें, अब सोमवार से होगा, है ना। और तुम लोग का टेस्ट है 6 से 8, 8 से 10। टेस्ट का क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा कल ये इसी वीडियो में। ये क्या है, ये आज वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। सुबह खैर एंड गुड नाइट। कल रे बकलोल उल्लू।